लास्ट सेशन के अंदर आई थिंक हम लोग TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट पे काम कर रहे थे, राइट? जी। उनमें से कुछ प्रोटोकॉल पे हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था। एक बार फिर से प्रोटोकॉल्स को मेंशन कर लेते हैं। वेट। HTTP, HTTPS, HTTP, HTTPS एंड DSCP हमने डिस्कस कर लिया था। DNS, DSCP आई थिंक हमने प्रैक्टिकल भी परफॉर्म कर लिया था, आई थिंक, राइट? जी। जी। DSCP का थ्योरेटिकल पोर्शन हमने देख लिया था, प्रैक्टिकल हमने इम्प्लीमेंट कर लिया था। DNS, SMTP, POP3, टेलनेट, SSH, SNMP, FTP। आई थिंक हमने इन प्रोटोकॉल्स को मेंशन किया था, राइट? यस सर। ट्रिपल। ओके, सो इन प्रोटोकॉल्स में हम HTTPS पे डिस्कशन कर चुके हैं। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपको क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। HTTPS का मतलब होता है सिक्योर कम्युनिकेशन। HTTPS कनेक्शन को कोई भी डिवाइस डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। ओके, कोई भी डिवाइस डिक्रिप्ट नहीं कर सकता HTTPS कनेक्शन को, बट अगर आप किसी नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस के साथ काम कर रहे हो तो वो HTTPS कनेक्शन को भी डिक्रिप्ट कर सकता है। ठीक है। ओके। फाइबर्स के अंदर हम क्रिएट करते हैं डिक्रिप्शन पॉलिसी, तो आप HTTPS ट्रैफिक को भी डिक्रिप्ट कर सकते हो। DSCP हमने डिस्कस किया था कि IP एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास पहला मेथड है स्टैटिक मेथड। अगर मैं किसी बड़े इंफ्रा में काम कर रहा हूँ तो मुझे DSCP प्रोटोकॉल के साथ जाना चाहिए, DSCP सर्वर या सर्विस के साथ जाना चाहिए। DSCP हमने जो कॉन्फ़िगर किया था वो सिस्को राउटर पे किया था, वो सेम कमांड आप यूज कर सकते हो ऑन मल्टी लेयर स्विच। ओके। नाउ यस। नेक्स्ट प्रोटोकॉल क्या है आपका? DNS। DNS आप यूज करते हो टू रिजॉल्व IP टू नेम और नेम टू IP। DNS को हम बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर। IP टू नेम और नेम टू IP रिजॉल्व करने के लिए आप DSCP यूज करते हैं। जैसे अच्छा, DNS कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं? अगर सिर्फ आप DNS की ट्रेनिंग करने बैठ रहे हो तो आपको MCSA या MCSE यानी माइक्रोसॉफ्ट की सर्वर की अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, उसमें आपको DNS सर्वर कैसे प्रिपेयर करते हैं, DNS सर्वर क्या होता है, वहाँ पे जोन क्रिएट करते हैं, प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन, स्टब जोन, ये सब कॉन्सेप्ट क्या होता है। यानी DNS पे अगर आप पढ़ने बैठो तो आपको कम से कम 6 घंटे देने होंगे DNS के टॉपिक को क्लियर करने के लिए, विद प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। आप एक सर्वर को बना सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर को बना सकते हो एज ए DNS सर्वर, या लिनक्स सर्वर को बना सकते हो आप एज ए DNS सर्वर। सीचने ट्रेनिंग के अंदर हमें ये बस पता होना चाहिए कि DNS की सर्विस होती है, और अगर लैन मशीन को इंटरनेट की तरफ जाना है, उसे IP टू नेम और नेम टू IP रिजॉल्व करना है, तो आपकी मशीन, डेस्कटॉप मशीन के अंदर या लैपटॉप के अंदर या राउटर के अंदर या फावल के अंदर DNS की एंट्री होनी चाहिए। जैसे अभी मैं google.com, facebook.com बड़े आराम से एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास DNS की एंट्री है। अगर मैं IP कॉन्फ़िग स्पेस स्लैश ऑल टाइप कर रहा हूँ तो मेरे पास IP एड्रेस के साथ साथ DNS की भी एंट्री है। तो ये मेरे पास DNS की एंट्री है। DNS आपका UDP पे काम करता है, पोर्ट नंबर 53। पोर्ट नंबर आपको क्यों पता होना चाहिए? ACL टॉपिक आपने डिस्कस किया था, याद है आपको? जी सर। ACL आपने डिस्कस किया था और आपको क्लियर हो गया था कि किसी भी प्रोटोकॉल को ब्लॉक करने के लिए या मैच करके उसे डिनाई करने के लिए या अलाउ या परमिट करने के लिए आपको उस प्रोटोकॉल का नेम या उस प्रोटोकॉल का नंबर आपको पता होना चाहिए। मैंने आपसे ये भी कहा था प्रोटोकॉल या तो TCP पे काम करता है या UDP पे काम करता है। तो डीएनएस आपका UDP पे काम करता है, पोर्ट नंबर 53। SMTP और POP3, इसको कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। SMTP और POP3, इन दोनों प्रोटोकॉल्स को आप यूज करते हो मेल को सेंड करने के लिए और मेल को रिसीव करने के लिए। इन दोनों प्रोटोकॉल को आप बैकग्राउंड में यूज करते हैं।
और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर की ट्रेनिंग कहीं से कर रहे हो, तो वहां पे वो बताते हैं कि SMTP सर्वर या POP3 सर्वर को रेडी कैसे करते हैं, यानी एक्सचेंज सर्वर या मेल सर्वर रेडी कैसे करते हैं। ओके, ये पूरी ट्रेनिंग होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर। बट यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए, SMTP और POP3, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये पोर्ट नंबर 25 पे काम करता है TCP पे। POP3 पोर्ट नंबर 110। ये प्रोटोकॉल्स हम यूज करते हैं बैकग्राउंड मेल को सेंड करने के लिए और मेल को रिसीव करने के लिए। नेक्स्ट प्रोटोकॉल आपके पास क्या है? टेलनेट। टेलनेट, जब भी आप डिवाइस को रिमोटली मैनेज करना चाहते हो, रिमोटली मैनेज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हो और राउटर आपका फिफ्थ फ्लोर पे रखा हुआ है, और आप फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के ही उस राउटर को या फायरवॉल को या स्विच को एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको टेलनेट के थ्रू मैनेज करना होता है। डिवाइस को जब फर्स्ट टाइम हम कॉन्फ़िगर करते हैं, तो हम कंसोल के थ्रू एक्सेस करते हैं, राइट? कंसोल के थ्रू हमें डिवाइस को एक्सेस करना होता है। बट एक बार डिवाइस को आपने कॉन्फ़िगर कर लिया, डिवाइस को आपने प्लेस कर दिया नेटवर्क के अंदर, कनेक्टिविटी बना दी आपने, कनेक्टिविटी आपने बना दी, यानी कोई भी डिवाइस, कोई भी राउटर किसी भी राउटर से कम्युनिकेट कर सकता है, कोई भी मशीन राउटर से कम्युनिकेट कर सकता है अगर कनेक्टिविटी है। देन आप फ्लोर नंबर 1 पे बैठ के फ्लोर नंबर 5 के राउटर को, स्विच को, फाइबर को आप रिमोटली मैनेज कर सकते हो। और सिर्फ लैन के लिए नहीं है ये। आप एक लोकेशन पे ब्रांच ऑफिस पे हो, फॉर एग्जांपल नोएडा लोकेशन पे हो, दूसरा ब्रांच ऑफिस आपका बैंगलोर पे है, तीसरा ब्रांच ऑफिस आपका आपका मुंबई पे है। आपको बैंगलोर लोकेशन पे बैठ के नोएडा के राउटर को, फाइबर को, या मुंबई के लोकेशन के राउटर और फाइबर को आपको मैनेज करना है रिमोटली, तो आपको टेलनेट के थ्रू ही एक्सेस करना होता है। रिमोट मैनेजमेंट के लिए दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप टेलनेट के थ्रू आप उसे एक्सेस करो, या आप उसे एक्सेस करो, कॉन्फ़िगर करो थ्रू SSH। टेलनेट का पोर्ट नंबर आपको पता होगा, टेलनेट का पोर्ट नंबर क्या होता है? 23। और ये किस पे काम करता है? TCP। टेलनेट इनेबल करने के लिए मैं एक छोटा सा डिजाइन बना रहा हूँ, एक छोटा सा डिजाइन बना रहा हूँ। टेलनेट की प्रॉब्लम क्या है? टेलनेट आपको क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन, यानी जो भी कम्युनिकेशन जाएगी इन बिटवीन डिवाइसेस, वो क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन। अगर किसी ने पैकेट को कैप्चर किया, किसी ने पैकेट को कैप्चर किया इन बिटवीन R1 R2, इन बिटवीन डिवाइसेस, तो वो पैकेट को वेरीफाई कर सकता है कि क्या इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है इन बिटवीन R1 एंड R2। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने पैकेट कैप्चर किया, तो वो किसी भी पैकेट कैप्चरिंग टूल में वेरीफाई कर सकता है। जैसे मैं एक डिजाइन बना रहा हूँ, मेरे पास दो राउटर है। ये एक बेसिक सा लैब है, सिर्फ दो डिवाइस मेरे पास है और जिनकी आपस में कनेक्टिविटी है। IP एड्रेस मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 192.168.10.0। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 192.168.10.1 मास्क नो शट डाउन। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 192.168.10.5 मास्क नो शट डाउन। ना, सबसे पहले आपको कनेक्टिविटी वेरीफाई करनी है। अगर मैं यहाँ से कनेक्टिविटी वेरीफाई करूँ, सेम सबनेट की आईपी है, डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर है, तो मैं उसको पिंग कर सकता हूँ। IP एड्रेस मैं यूज कर रहा हूँ 10.5। तो अगर मेरी कनेक्टिविटी है, अगर आपकी कनेक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल मैं पिंग कर सकता हूँ। तो टेलनेट के थ्रू डिवाइस को मैनेज करने से पहले आपकी कनेक्टिविटी उस डिवाइस के साथ होनी चाहिए। टेलनेट इनेबल करने के लिए सिस्को राउटर या मल्टी लेयर स्विच पे आपको जाना चाहिए लाइन VTY कमांड के साथ, वर्चुअल टर्मिनल कमांड के साथ। अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहे हो, तो आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हो 0 to 903।
अगर मैंने फॉर एग्जांपल 0 to 1 लिया है, इसका मतलब कोई भी 2 पर्सन इस डिवाइस को टेलनेट के थ्रू मैनेज कर सकता है। अगर मैंने 0 0 4 लिया है, इसका मतलब कोई भी 5 पर्सन इस राउटर को टेलनेट के थ्रू मैनेज कर सकता है। डिप्पल, यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। मैं कमांड टाइप कर रहा हूँ कि आप पासवर्ड Cisco 1 2 3 एंड लॉग डन। ये 3 कमांड आपको यूज करनी होती है। ये 3 कमांड आपको यूज करनी होती है। अब अगर मैं यहाँ से कनेक्टिविटी फिर से चेक करूँ तो मेरे पास रीचेबिलिटी है, और अगर रीचेबिलिटी है तो मैंने टेलनेट कमांड टाइप किया। ट्रैफिक इनिशिएट करने से पहले पैकेट को कैप्चर करते हैं, यहाँ पे वेरीफाई करते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है इन बिटवीन R1 एंड R2। तो मैं R1 पे आ रहा हूँ, वेट, ये R2 डिवाइस है। यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ टेलनेट, और जिस डिवाइस को मुझे रिमोटली मैनेज करना है उसका आईपी है 192.168.10.5। आपसे वो पासवर्ड की डिमांड कर रहा है, और पासवर्ड आपने Cisco 1 2 3 लिया। R2 को आप यहाँ बैठ के मैनेज कर सकते, बट आप इससे आगे नहीं आ सकते। आप प्रिविलेज मोड पे जनी नहीं जा सकते। उसके लिए आपको प्रिविलेज मोड का पासवर्ड सेट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड सेट किया। नाउ इनेबल CCI। तो R1 R2 को रिमोटली मैनेज कर सकता है, यहाँ से मैं कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ, फास्ट ईथरनेट 0/1 50.50.50.1 मास्क नो शट डाउन। अगर आप वेरीफाई करो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये आपका आईपी एड्रेस। और अगर आप R2 पे आकर वेरीफाई करो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ना अगर आप इस टेलेंट पैकेट को वेरीफाई करो, किसी भी पैकेट को आप सेलेक्ट करो और आप कैप्चर पे एनालाइज पे चले जाओ, फॉलो टीसीपी स्ट्रीम। तो अगर आपको याद होगा, आपने पासवर्ड यूज किया था Cisco 1 2 3, और प्रिविलेज मोड के लिए पासवर्ड आपने यूज किया था CCI। देख रहे हो आप? ये सारा का सारा कम्युनिकेशन क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन। ये सारा कम्युनिकेशन क्या है आपका? क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन। यानी कोई किसी ने भी अगर पैकेट को कैप्चर किया, सिग्नल को कैप्चर किया, तो वो वेरीफाई कर सकता है कि क्या इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है इन बिटवीन R1 एंड R2। और ये ड्रॉबैक है टेलनेट प्रोटोकॉल का। डिम्पल, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। यस सर। ये ड्रॉबैक है आपका टेलनेट का। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, वेट, मैं SSH इनेबल करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे SSH इनेबल करना चाहता हूँ, जिसे कहते हैं सिक्योर सेल। सिक्योर सेल SSH आपका पोर्ट नंबर 22 पे काम करता है। एसएसएल आपको प्रोवाइड करता है इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, यानी अगर किसी ने पैकेट को कैप्चर किया इन बिटवीन R1 एंड R2, तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इनक्रिप्टेड होती है। टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए बड़ा सिंपल सा कमांड आपने सिंटेक्स लिया था, लाइन VTY 04 पासवर्ड और लॉगिन। 3 कमांड आपको यूज करने हैं टेलनेट कॉन्फ़िगर करने के लिए। फॉर एसएसएच सबसे पहले आपको डिवाइस का डिफॉल्ट होस्ट नेम चेंज करना चाहिए। जैसे अगर आप किसी राउटर को एक्सेस कर रहे हो, उसका डिफॉल्ट होस्ट नेम होता है राउटर। ये तो आप GNS 3 पे काम करते हो तो आपको R2 दिख रहा है। ठीक है, अब अगर आप किसी और डिवाइस को एक्सेस कर रहे हो, उसने होस्ट नेम पहले से डिफाइन होता है। बट अगर आप किसी रियल राउटर पे काम कर रहे हो, वहां पे डिफॉल्ट होस्ट नेम आपका राउटर ही होता है। तो डिफॉल्ट होस्ट नेम आपको चेंज करना है। डिफॉल्ट होस्ट नेम आपको चेंज करना है, एंड देन आपको डोमेन नेम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना होता है। तो यहाँ पे होस्ट नेम तो पहले से चेंज है R2। मुझे यहाँ पे डोमेन नेम देना है। कमांड क्या होती है? आईपी डोमेन नेम। आईपी डोमेन नेम मैंने क्या लिया? Cisco.com फॉर एग्जाम्पल, Cisco.com। डोमेन नेम और डिफॉल्ट होस्ट नेम को चेंज करने की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि जब आप SSH कॉन्फ़िगरेशन की कमांड को यूज करते हो और वो की जनरेट करता है,
तो वो की आपके डिवाइस के होस्ट नेम और डोमेन नेम को कंबाइंड करके जनरेट करता है, इसलिए डोमेन नेम की रिक्वायरमेंट होती है और डिफॉल्ट होस्ट नेम को चेंज करना होता है। कमांड क्या होती है एसएसएस को इनेबल करने के लिए? क्रिप्टो की जनरेट, आरएसए, जर्नल कीज, मॉडुलस, और यहाँ पे आप इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन की साइज आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप हायर बिट ले रहे हो तो वो उतना ही टाइम लेगा ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करने में और डिक्रिप्ट करने में। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ 1024, एक मीडियम साइज की की को यूज कर रहा हूँ फॉर इंक्रिप्शन। जैसे आप इंटर प्रेस कर रहे हो देखो आपको मैसेज मिल जाता है, नेम फॉर द की विल बी r2.cisco.com। सो होस्ट नेम और डोमेन नेम को कंबाइन करके वो की जनरेट करता है। आपको मैसेज क्या मिल रहा है? SSH 1.99 हैज बीन इनेबल्ड, बट इसको हम कहते हैं SSH वर्जन 2। राउटर पे क्या दिखता है आपको? 1.9 है, बट ये SSH वर्जन 2 है। ना SSH के लिए आपको यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करना होता है। टेलेंट के लिए आपको यूजर नेम पासवर्ड की कोई रिक्वायरमेंट, बट फॉर SSH आपको यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे यूजर नेम बनाया, और ये यूजर नेम मैं राउटर के लोकल डेटा बेस में बना। तो राउटर, स्विच, फायरवॉल, इन डिवाइसेस की लोकल डेटाबेस में आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूजर अकाउंट क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल admin1, प्रिविलेज 15। प्रिविलेज 15 का मतलब, वैसे प्रिविलेज लेवल आपका 0 to 15 होता है, और अगर आपने किसी भी यूजर अकाउंट को प्रिविलेज लेवल 15 दिया है इसका मतलब उसे फुल एक्सेस, वो डिवाइस के अंदर लॉगिन करने के बाद कुछ भी चेंजेस कर सकते। तो मैंने यहाँ पे प्रिविलेज लेवल लिया है 15। नाउ पासवर्ड, पासवर्ड admin1। अब एक कमांड आपको यूज करना है, आपको VTY लाइन पे जाना है जिस पे आप पहले भी गए थे, फॉर टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन, और आपको ये जो लॉगिन वाली कमांड थी इसको हटाना है। आपको नो लॉगिन यूज कर, आपको कमांड यूज करना है लॉगिन लोकल। लॉगिन लोकल इसका मतलब, मैं VTY लाइन को बोल रहा हूँ कि VTY लॉगिन के लिए लोकल डेटाबेस को ही यूज करना है। क्यों? क्योंकि आपने लोकल डेटाबेस के अंदर एक यूजर अकाउंट क्रिएट किया, आपने इंटर प्रेस किया। अब अगर मैं इस R2 पे आऊँ, सबसे बिट R1 पे आऊँ, अगर मैं यहाँ से कनेक्टिविटी चेक करूँ तो मेरे पास रीचेबिलिटी है। और अगर मैं यहाँ से टेलनेट ट्राई करूँ, टेलनेट आप देखो यूजर नेम आपसे मांग रहा है, इससे पहले यूजर नेम नहीं मांग रहा था। अगर मैं टेलनेट के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ तो यहाँ पे admin1 पासवर्ड admin1। तो टेलनेट के लिए भी यूजर अकाउंट, यूजर नेम और पासवर्ड, क्योंकि आपने VTY लाइन को आपने क्या बोला है कि लोकल डेटाबेस को यूज करके लॉगिन करना है। तो ये तो टेलनेट के लिए, बट हमारा टास्क क्या है? SSH। तो राउटर पे कमांड क्या यूज करते हो आप? SSH। अगर आप किसी डेस्कटॉप मशीन पे होते और उस डेस्कटॉप मशीन की कनेक्टिविटी आपके राउटर के साथ, फाइवल के साथ, स्विचेस के साथ अगर कनेक्टिविटी आपकी है, और आप उन डिवाइसेस को SSH के थ्रू मैनेज करना चाहते हो, तो आपको उस डेस्कटॉप मशीन पे पट्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहिए, पट्टी सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना चाहिए। और यहाँ से आप टेलनेट और SSH के जो ऑप्शंस हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं, सीरियल है ये आपका SSH। राउटर पे अगर आप राउटर पे हो तो आपको कमांड क्या यूज करना है? अगर आप राउटर पे हो, फॉर एग्जांपल R1, तो आपको कमांड यूज करना है SSH स्पेस -L, क्वेश्चन मार्क, आपसे वो लॉगिन नेम पूछ रहा है। तो यूजर नेम क्या था आपका? एडमिन। ना क्वेश्चन मार्क, आपको IP एड्रेस बताना है रिमोट सिस्टम का। तो IP एड्रेस क्या है? 192.168.10.5। एंटर किया आपने, वो आपसे पासवर्ड की डिमांड कर रहा है। पासवर्ड क्या आपने लिया था? admin1। और आपने डिवाइस को SSH के थ्रू मैनेज किया है, आपने डिवाइस को SSH के थ्रू मैनेज किया। और ये SSH कनेक्शन, अगर आप लॉग्स को देखो, अगर आप पैकेट्स को, लेटेस्ट पैकेट्स को देखो, और जैसे कि ये टेलनेट का डेटा दिखा रहा है, वेट,
मैं इस पैकेट को फिर से कैप्चर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं एग्जिट कर लेता हूँ और फिर से ट्राई करते हैं फॉर SSH। पासवर्ड एडमिन 1। आप R2 को एक्सेस कर सकते हो। अगर आप बैकग्राउंड में देख रहे हो आप, तो ये आपका SSH वर्जन 2। आप किसी भी पैकेट को सेलेक्ट करो, आप एनालाइज पे चले जाओ, फॉलो TCP स्ट्रीम पे आप चले जाओ। ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है? ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है? इनक्रिप्टेड। डिम्पल क्लियर है आपको? टेलनेट एंड SSH। यस सर। सिंपल सा टास्क है टेलनेट। अच्छा, डिम्पल मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है ना? जी आप उसको ट्राई जरूर करना, ठीक है? एक टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, इसी टेलनेट से रिलेटेड और स्विचिंग से रिलेटेड। एक डेस्कटॉप मशीन है मेरे पास, ये एक स्विच से कनेक्टेड है। ये जी। लेयर 2 स्विच है। ये लेयर 2 स्विच एक राउटर से कनेक्टेड है, और ये राउटर एक लेयर 2 स्विच से कनेक्टेड। मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर देता हूँ, L2 स्विच। तो इस मशीन का IP है फॉर एग्जांपल 192.168, या जो भी आपको IP रखता है, आप अपने हिसाब से असाइन कर सकते हो। टास्क ये है कि मुझे इस मशीन पे बैठ के, यहां से बैठ के, इस लेयर 2 स्विच को टेलनेट के थ्रू एक्सेस करना है, मैनेज करना है। ओके। निपल, जी सर जी। ये टास्क हो जाएगा आपसे? बिल्कुल हो जाएगा। पैकेट है सर, अभी आपके साइड में है? फैक्ट्री सर है तो है सर। ठीक है, तो आप इसको आज ट्राई करेंगे, ठीक है? ठीक है जी। टास्क आपको समझ में आया? एक राउटर लिया जी। है मैंने, दो लेयर 2 स्विच लिया है, हम्म। एक लेयर 2 स्विच से मैंने एक डेस्कटॉप मशीन खुला है। मेरा टास्क ये है, जो भी आपको IP देना आप अपने हिसाब से कर लो यहाँ पे, बट जी जी। टास्क ये है कि मुझे इस मशीन पे बैठ के इस लेयर 2 स्विच को टेलनेट के थ्रू एक्सेस करना है। मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना था, मैं उस स्विच पे नहीं जाना चाहता, तो मैं यहीं से उसे मैनेज करना चाहता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ। जी जी। तो इस टास्क के अंदर टेलनेट भी आप इम्प्लीमेंट करोगे, इस टास्क के अंदर आप स्विचिंग का कॉन्सेप्ट भी आप यूज कर रहे हो। आई होप ये टास्क आपको क्लियर हो गया होगा। जी सर जी। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोटोकॉल पे आते हैं। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है आपका SNMP। SNMP कहते हैं हम सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। SNMP हम यूज करते हैं फॉर मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? मान लो नेटवर्क के अंदर आपने राउटर्स लगा दिया, आपने नेटवर्क के अंदर फॉर एग्जांपल स्विचेस लगा दिया। सो मल्टीपल डिवाइसेस आपके पास है, मल्टीपल डिवाइसेस नेटवर्क के अंदर है। एक दो फाइवल भी यहाँ पे लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक फाइवल मैं यहाँ पे डिप्लॉय कर देता हूँ, ये आपका फायरवॉल डिवाइस। यहाँ पे भी मैं एक फाइवल लगा सकता हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि इस नेटवर्क के अंदर मल्टीपल राउटर्स, मल्टीपल स्विचेस, मल्टीपल फाइवल डिवाइसेस यहाँ पे डिप्लॉय है, और मुझे इन डिवाइसेस का लॉक्स वेरीफाई करना है। लॉक्स लॉक्स की हम्म। रिक्वायरमेंट क्यों होती है? जब भी नेटवर्क को हम ट्रबल शूट करते हैं तो हमें लॉक्स की रिक्वायरमेंट होती है कि क्या प्रॉब्लम है। लॉक्स से हम क्या करते हैं? डायग्नोज करते हैं प्रॉब्लम्स को, ट्रबल शूट करते हैं अपने नेटवर्क को। जी तो अब लॉक्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हर एक राउटर और फायरवॉल और स्विचेस पे मैं लॉगिंग करके बैठा रहा हूँ कंसोल लेके, और मैं देखता रहा दिन भर क्या क्या लॉग जनरेट हुआ। डिफिकल्ट टास्क है। अगर मेरे पास टोटल 50 to 60 डिवाइसेस हैं, मैं एक बड़े इन्फा में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे 50 to 60 डिवाइसेस वहाँ पे लगे हैं, और मुझे उन सबका लॉग्स वेरीफाई करना है। तो एक एक डिवाइस पे जाना और कंसोल के थ्रू एक्सेस करना, वहाँ पे वेरीफाई करना डिफिकल्ट टास्क है। तो आपको नेटवर्क में एक SNMP सर्वर को डिप्लॉय करना चाहिए। नेटवर्क के अंदर एक SNMP सर्वर को डिप्लॉय करना चाहिए। SNMP सर्वर, SNMP सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए मार्केट के अंदर बहुत सारे वेंडर्स हैं, जैसे आपका HP ओपन व्यू है, सोलार विंड है,
कीवी है, पीआरटीजी है, एमआरटीजी है। सोलार विंड इज अ पॉपुलर ऑप्शन। और एसएनएमपी को सिर्फ मैनेज करने के लिए नेटवर्क में एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटर होता है, सिर्फ एसएनएमपी, सिर्फ मॉनिटरिंग करने के लिए। एसएनएमपी मॉनिटरिंग करने के लिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटर आपके नेटवर्क में होता है। आपको क्या करना होता है? आपको इन सारे डिवाइसेस की कनेक्टिविटी, इन सारे डिवाइसेस की कनेक्टिविटी आपको इस एसएनएमपी सर्वर के साथ करनी चाहिए। तो जो भी एसएनएमपी टूल आपको मिला हुआ है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपको मिला हुआ है, आपने उस टूल या सॉफ्टवेयर को लैपटॉप या डेस्कटॉप पे जैसे इंस्टॉल किया, आप उस लैपटॉप और डेस्कटॉप को यूज कर रहे हो एज अ एसएनएमपी सर्वर, एज अ एसएनएमपी सर्वर। तो अब क्या होगा? सेंट्रलाइज लॉग ऑप्शन आपके पास है, यानी राउटर स्विचेस फाइबर पे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म होगी, उसका लॉग्स आपको इस सेंट्रलाइज डिवाइस के अंदर चला जाएगा, सेंट्रलाइज डिवाइस के अंदर। और जो भी इसका एडमिन है वो यहाँ पे सेंट्रलाइज बैठ के उस डिवाइस को एक्सेस करके, एसएनएमपी टूल्स को एक्सेस करके वेरीफाई कर सकता है जितने भी लॉग्स उसको मिल रहा है फ्रॉम राउटर स्विचेस एंड फायरवॉल। तो मेरे पास एक सेंट्रलाइज लोकेशन है, सेंट्रलाइज ऑप्शन है फॉर लॉग्स। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एसएनएमपी सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो जितने भी डिवाइसेस हैं, ये जितनी भी डिवाइसेस आप देख रहे हो, इन डिवाइसेस को हम एसएनएमपी के लिए कहते हैं एसएनएमपी क्लाइंट। इन डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? एसएनएमपी क्लाइंट। और ये आपका एसएनएमपी सर्वर है, ये आपका एसएनएमपी सर्वर। तो एसएनएमपी सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर जितने भी एसएनएमपी क्लाइंट है, उन सब की एंट्री वो यहाँ पे बैठ के करता है। जितने भी एसएनएमपी क्लाइंट है उन सब की एंट्री उसको यहाँ पे करनी होती है। और जब वो एंट्री क्रिएट करता है, जब वो एसएनएमपी एंट्री क्रिएट करेगा, तो हर एक डिवाइस की एंट्री के साथ साथ मुझे उसे सीक्रेट की डिफाइन करनी होती है। या आप उसे कम्युनिटी स्ट्रिंग नेम कह सकते हो। आप उसे कहते हो क्या? कम्युनिटी स्ट्रिंग नेम। अगर आप एसएनएमपी वर्जन 1 और वर्जन 2 सी, वर्जन 2 नहीं, यहाँ पे वर्जन 2 सी होता है। अगर आप एसएनएमपी की वर्जन 1 और वर्जन 2 सी के साथ काम कर रहे हो, तो आपको एक कम्युनिटी स्ट्रिंग नेम डिफाइन करना होता है इस एसएनएमपी सर्वर के अंदर। जितने भी क्लाइंट की आप एंट्री करोगे उसके साथ आपको कम्युनिटी स्ट्रिंग नेम डिफाइन करना होगा। और उसी कम्युनिटी स्ट्रिंग नेम की रिक्वायरमेंट आपको होती है जब आप फायरवॉल्स पे बैठ के, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप राउटर स्विचेस और फायरवॉल को मैनेज करते हो। एसएनएमपी टूल कैसे काम करता है वो आपको नहीं पता, सोलार विंड के साथ कैसे काम करते हो उसके लिए सेपरेट एडमिन। आपका काम क्या है एज अ राउटर एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ फायरवॉल एडमिन, कि आपको उन सारे लॉग्स को एसएनएमपी के पास भेज, उन सारे लॉग्स को आपको एसएनएमपी के पास भेजना। तो जब आप फायरवॉल स्विचेस राउटर पे बैठ के एसएनएमपी की एंट्री करते हो, फॉर एग्जांपल मैं इस फायरवॉल डिवाइस पे हूँ, तो मैं यहाँ बैठ के एसएनएमपी सर्वर की एंट्री कर रहा हूँ, मैं इस फायरवॉल डिवाइस को बता रहा हूँ कि एसएनएमपी सर्वर कौन है, उसका आईपी एड्रेस क्या है। जब आप एंट्री करते हो तो आपको उसी कम्युनिटी स्ट्रिंग नेम, जो की है, या कम्युनिटी कम्युनिटी स्ट्रिंग नेम आप उसे कह रहे हो, आपको उसी कम्युनिटी स्ट्रिंग नेम की रिक्वायरमेंट होगी। सो यू कैन से टू क्रिएट अ रिलेशन इन बिटवीन एसएनएमपी क्लाइंट एंड एसएनएमपी सर्वर, आपको कम्युनिटी स्ट्रिंग नेम की रिक्वायरमेंट होती है। तो एसएनएमपी हम नेटवर्क के अंदर यूज करते हैं फॉर मॉनिटरिंग। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? यस सर। डिम्पल? यस सर। यस। ओके, नेक्स्ट आपके पास प्रोटोकॉल क्या होता है? एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी आप नेटवर्क के अंदर फाइल को अपलोड करते हो, आप डाउनलोड करते हो, आप एफटीपी सर्विस को यूज करते हो। जब भी आप फाइल को अपलोड कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, आप बैकग्राउंड में एफटीपी सर्विस या प्रोटोकॉल को यूज करते हो। एफटीपी आपका टीसीपी पे काम करता है, पोर्ट नंबर 20। एसएनएमपी आपका पोर्ट नंबर 161 162, दो पोर्ट नंबर पे काम करता है। तो ये आपका टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट डिस्कशन है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है लास्ट सेशन से अभी तक, निपुल? यस सर। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं हम लोग 10 मिनट का, ठीक है? जी और सर। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एफएचआरपी कॉन्सेप्ट, ओके? ठीक है।
10 मिनट का एक ब्रेक हम लोग ले रहे हैं, हम लोग 4 PM पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ठीक है। आप माइक म्यूट कर दीजिए।
डिम्पल, आपको मेरी आवाज आ रही है? डिम्पल, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस। ओके डिम्पल, अब मैंने आपको सीखने का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट है वो मैंने आपको दिया है क्या? नहीं सर। दिया है, मैंने आपको शेयर किया है? नहीं सर। ठीक है, आज मैं आपको सीखने का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, टर्म्स क्वेश्चन, जी। वो मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है? और उसमें क्वेश्चन आंसर हैं, आप उनको ट्राई करिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन सेट बना के मैं आपको देता हूँ, आप उसको लगाइए। ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन सेट मेरे पास पड़ा हुआ है सीखने का, जो बैचेस कंप्लीट होते हैं मैं उसमें देता हूँ। तो वो क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस है, आप उनको लगाइए, अटेंड करिए, तो उससे क्लियर होगा कि आपको सीखने प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। आज मैं सेशन के बाद आपको शेयर करूँगा। जी सर। नेक्स्ट टॉपिक बात कर रहे हैं हम लोग, और ये टॉपिक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये आप राउटर पे भी यूज करते हो और मल्टी लेयर स्विच पे भी आप यूज करते हो। इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट कौन से सिनारियों में है, पहले ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले सिनेरियो डिस्कस करते हैं, इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट कहाँ पे है। तो मेरे पास एक राउटर डिवाइस है, अब आपको राउटर डिवाइस पे काम करना आता है, और आपको स्विच डिवाइस पे काम करना है, और अगर आपको एक छोटा सा इंफ्रा अगर डिजाइन करना हो राउटर और स्विच के साथ, तो आप कर सकते हो। राउटर पे आपको डिफॉल्ट राउटिंग करनी होती है टुवर्ड्स आईएसपी। राउटर पे आपको नेट कॉन्फ़िगर करना होता है, अगर ट्रैफिक आपकी प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क की तरफ जा रही है। अगर ट्रैफिक आपकी इस लैन नेटवर्क से वैन नेटवर्क की तरफ जा रही है, तो आपको नेट भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना होगा। और आपने एक डिफॉल्ट राउट भी कॉन्फ़िगर कर दिया है टुवर्ड्स ये जो आईएसपी का राउटर है। फॉर एग्जांपल इसका आईपी है 99.99.99.10। तो आपने एक डिफॉल्ट राउटिंग भी कॉन्फ़िगर कर दिया टुवर्ड्स आईएसपी। और लैन जो पोर्शन है आपका, ये जो लैन पोर्शन है, इधर आप आईपी यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ये आपका फास्ट ईथरनेट 0/0, इस पे आप आईपी यूज कर रहे हो 192.168.10.1। ये मशीन आपका 10.2, 10.3, 10.4। तो इस डिज़ाइन के हिसाब से जो लैन कंप्यूटर्स हैं उनका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे आईपी है, लैन मशीन का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे आईपी है वो क्या होगा? डिफ़ॉल्ट गेटवे आपका होगा ये इंटरफेस आईपी, फास्ट ईथरनेट इंटरफेस आईपी। सो 192.168.10.1, 10.1 ये आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे है। तो ये डिज़ाइन बड़े आराम से काम कर रहा था पेपर। जो लैन मशीन है उनका ट्रैफिक स्विच पे आ रहा है, स्विच उसको गेटवे पे फॉरवर्ड कर रहा है राउटर पे। राउटर के पास आपने डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर किया है टुवर्ड्स आईएसपी, तो ट्रैफिक आपकी आईएसपी की तरफ जा रहा है। तो ये सिंपल सा डिजाइन आपको समझ में आ रहा है? सिंपल। जी सर। नाउ अब इस डिजाइन के अंदर क्या है, प्रॉब्लम क्या है इस डिजाइन के अंदर, कि आपके पास एक सिंगल आईएसपी कनेक्शन है। फॉर एग्जांपल ये आपका आईएसपी 1 है, एक सिंगल जी। आईएसपी कनेक्शन। अगर ये आईएसपी फॉर एग्जांपल ये आईएसपी अगर डाउन हो गया, तो आपकी कनेक्टिविटी तो लॉस हो गई। जो जी। लैन यूजर्स हैं वो इंटरनेट की तरफ जा नहीं सकते। यस। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, आप यहाँ पे बैकअप प्लान के साथ जाते हो। आपने कहा मैं एक और आईएसपी कनेक्शन बाई कर लेता हूँ, और उस आईएसपी कनेक्शन को आपने राउटर के दूसरे इंटरफेस से कनेक्ट कर दिया। आपने एक और आईएसपी कनेक्शन लिया, ये आपका आईएसपी 2। फॉर एग्जांपल ये आपका गेटवे जिस पे आईपी चल रही है, फॉर एग्जांपल 99.99.99.100 फॉर एग्जांपल। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि डिफरेंट इंटरफेस है तो डिफरेंट सबनेट की आईपी चल रही है, बट पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक गेटवे है, फॉर एग्जांपल 10.1.23.2। तो आपने डिफॉल्ट आउट कॉन्फ़िगर किया, इस राउटर पे आप क्या करोगे, इस राउटर पे आप डिफॉल्ट आउट कॉन्फ़िगर करोगे। इधर आपका इंटरनेट है, इंटरनेट पे जाने के लिए।
तो आप यहाँ से डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करते हो टुवर्ड्स आईएसपी, यहाँ से भी डिफॉल्ट राउट आप कॉन्फ़िगर करते हो टुवर्ड्स आईएसपी। इस राउटर पे आपको दो डिफॉल्ट राउट की एंट्री करनी है, दो डिफॉल्ट राउट। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एंट्री क्रिएट किया, आईपी राउट एनी नेटवर्क एनी मास्क, और नेक्स्ट होप आईपी फॉर एग्जांपल है 99.99.99.10। तो ये आपका प्राइमरी लिंक है, फॉर एग्जांपल ये आपका हाई स्पीड लिंक है, ये आपका 100 Mbps का 100 Mbps का हाई स्पीड लिंक है। और ये आपने बैकअप लिंक एक बाय किया था, 25 Mbps का, आपने 25 Mbps का आपने एक बैकअप लिंक बाय किया था। तो ये जो रूट है, आप इस रूट को यूज करना चाहते हो एज अ प्राइमरी। तो मैं एक और एंट्री कर रहा हूँ उसी अननोन डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, आईपी राउट एनी नेटवर्क एनी मास्क नेक्स्ट होप आईपी 10.1.23. और इस रूट को आपको, ये जो रूट है इस रूट को आपको यूज करना है एज अ सेकेंडरी रूट। इस रूट को आपको यूज करना है एज अ सेकेंडरी रूट। तो आपको क्या करना होगा, आपको इस रूट की एडी वैल्यू इंक्रीज करनी होगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 25 ले ली, और ये जो रूट है आपका, इसका डिफॉल्ट एडी वैल्यू क्या होगा, डिफॉल्ट एडी वैल्यू क्या होगा इसका, 1। राउटर जब भी राउटिंग का डिसीजन लेगा एडी वैल्यू चेक करेगा, जिस रूट की एडी वैल्यू लीस्ट होगी वो मोर प्रीफर रूट होगा। तो इस रूट की एडी वैल्यू लीस्ट है, ये आपका प्रीफर रूट है, रूट ट्रैफिक आपकी इधर से आ रही है। और अगर ये लिंक आपका आईएसपी लिंक डाउन हो गया, फॉर एग्जांपल ये आईएसपी लिंक आपका डाउन हो, तो ऑटोमेटिकली ये रूट आपका इंस्टॉल हो जाएगा इन राउटिंग टेबल। डिम्पल यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। तो आपने अगर ये लिंक डाउन हुआ, दूसरा लिंक ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि आपने इन दोनों आईएसपी कनेक्शन को आपने एक ही राउटर पे अटैच किया। अगर ये हम्म, राउटर ही अगर ये राउटर ही डाउन हो गया तो तब तो पूरा का पूरा आईएसपी कनेक्शन, दोनों आईएसपी कनेक्शन, अगर आपने एक और आईएसपी कनेक्शन लिया होगा, फॉर एग्जांपल आईएसपी थ्री मल्टीपल आईएसपी कनेक्शन आपने लिया था, और उन सारे आईएसपी कनेक्शन को आपने राउटर से कनेक्ट कर दिया था। अगर जी। राउटर ही डाउन हो गया तो अगर राउटर ही डाउन हो गया तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे पास दो आईएसपी कनेक्शन था, मैंने क्या किया, एक आईएसपी कनेक्शन को मैंने एक राउटर से कनेक्ट कर दिया, और दूसरे आईएसपी कनेक्शन को मैंने दूसरे राउटर से कनेक्ट किया। तो मैंने नेटवर्क में एक और राउटर लगाया R2, और ये है R1, और दूसरे आईएसपी कनेक्शन को मैंने R2 से अटैच कर दिया, और ये पोर्शन आपका लैन साइड पोर्शन है। तो अब अगर ये राउटर भी डाउन हो रहा है, अगर राउटर आपका डाउन हो रहा है फॉर एग्जांपल, अच्छा राउटर डाउन होने से पहले, राउटर को डाउन करने से पहले यहाँ पे आईपी मेंशन कर देते हैं, ये आपका लैन पोर्शन है, फॉर एग्जांपल फास्ट ईथरनेट 0/0, इस पे आपकी आईपी चल रही है 10.5। तो जितने भी लैन कंप्यूटर्स होते हैं उनमें जब आप डिफॉल्ट गेटवे की एंट्री करते हो तो आपको एक ही ऑप्शन मिलता है डिफॉल्ट गेटवे ऐड करने का। आप एक ही गेटवे ऐड कर सकते हो डिफॉल्ट, राइट? यस सर। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने जो गेटवे सेट किया था, मैं गेटवे कौन सेट करना चाहूंगा, मैं गेटवे सेट करना चाहूंगा 100 Mbps की स्पीड का लिंक, ये रूट का गेटवे मैं सेट करना चाहूंगा। तो मैं कंप्यूटर्स पे गया, मैंने कहा आपके लिए डिफॉल्ट गेटवे है 10.1। ट्रैफिक आपकी बड़े आराम से इस हाई स्पीड लिंक से ट्रैवल कर रही है। अब अगर ये R2 आप R1 आपका डाउन हो गया तो, अगर R1 आपका डाउन हो गया तो रियल नेटवर्क में आप क्या करोगे, अगर R1 आपका डाउन हो गया तो रियल नेटवर्क में इमीडिएटली तो आपको पता चलेगा नहीं कि R1 डाउन हो गया। आप ट्रबल शूटिंग स्टार्ट करते हो, आपने लैन मशीन को देखा, वहां वेरीफाई किया, स्विच को वेरीफाई किया, राउटर पे वेरीफाई किया। आप कह सकते हो 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद आपको क्लियर हुआ कि R1 डाउन हो गया या आईएसपी जी। डाउन।
तो 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद आपने क्या किया, आप इन सारे कंप्यूटर्स पे जा रहे हो, जितने भी कंप्यूटर्स आपने लगा कर रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपके लैन के साइड में 200 कंप्यूटर्स हैं, हर एक कंप्यूटर पे आप जा रहे हो और गेटवे की सेटिंग आप यहाँ पे कर रहे हो, गेटवे की सेटिंग। अब ये जी R1 आपका डाउन है, तो अब इन कंप्यूटर्स के लिए गेटवे आप क्या सेट कर रहे हो, गेटवे आप सेट कर रहे हो ये 10.5। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, 10.5। 200 कंप्यूटर्स हैं, हर एक कंप्यूटर पे गेटवे सेट करने में अगर आपको 1 मिनट लगता है, तो आप 3 घंटे बाद कह सकते हो, नेटवर्क तीन चल रहा घंटे है। बाद कह सकते हो कि अब सारे कंप्यूटर्स इस रूट से जा रहे हैं, राइट डिम्पल। जी जी। 3 घंटे के बाद आप कह सकते हो, ठीक है, आपने 3 घंटे हार्ड वर्क किया और आपने गेटवे चेंज कर दिए, अच्छी बात है। बट अगर अगर 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद अगर ये आपका R1 फिर से अप हो गया, तो आपने ट्रबल शूट कर लिया इसको, ये फिर से अप हो गया, तो आप तो चाहोगे आपकी ट्रैफिक इस हाई स्पीड इंटरनेट से ही जाए, क्योंकि इधर की स्पीड 100 Mbps है। तो आप क्या करोगे कि चलो गेटवे चेंज करते हैं फिर से, राइट। जी सर। आप कंप्यूटर्स को क्या बोलोगे, चलो गेटवे आप लोग को चेंज करना है। अब गेटवे सेट करेंगे 10.1। मैं अगेन गेटवे सेट सेट कर रहे हो आप। 3 घंटे के बाद आप कह रहे हो कि हाँ, सारे कंप्यूटर में गेटवे क्या सेट हो गया, गेटवे सेट हो गया 10.1। 10.1 गेटवे सेट हो गया। नेक्स्ट डे अगेन R1 आपका डाउन हो गया, फिर मैं 10.5 का गेटवे यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो क्या मेरा यही काम है, गेटवे चेंज करता रहूँ दिन भर कंप्यूटर्स पे। प्रॉब्लम समझ में आ रही है आपको। यस सर। तो यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है कि आप इन दोनों गेटवे को कंबाइंड करके, इन दोनों गेटवे को कंबाइंड करके एक वर्चुअल आईपी आप क्रिएट कर लेते, एक वर्चुअल आईपी। जी फॉर एग्जांपल मैंने वर्चुअल आईपी मैंने क्या लिया, 192.168.10 फॉर एग्जांपल 254, एक वर्चुअल आईपी मैंने ली। और वो वर्चुअल आईपी आपकी एक्ट करेगी एज अ डिफॉल्ट गेटवे फॉर ऑल लैन मशीन। इन सारे कंप्यूटर्स के लिए ये आईपी, वर्चुअल आईपी एक्ट करेगी एज अ डिफॉल्ट गेटवे। और जब आप इन दोनों गेटवे को कंबाइंड करते हो, आप इन दोनों गेटवे को कंबाइंड करना चाहते हो, तो आपको FHRP प्रोटोकॉल डिस्कस करना होता है। FHRP कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करना होता है, उसके अंदर आप प्रोटोकॉल यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल HSRP, VRRP एंड GLP। HSRP, VRRP एंड GLP, तो इन दोनों गेटवे को कंबाइन करके जब आप एक वर्चुअल आईपी बनाते हो, तो आपको इन प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप HSRP प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हो, अगर आप HSRP प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हो इन दोनों गेटवे को कंबाइन करके एक वर्चुअल आईपी क्रिएट करने के लिए, अगर आपने HSRP प्रोटोकॉल यूज किया, उस केस में एक राउटर आपका एक्ट करता है एज ए एक्टिव राउटर, और दूसरा राउटर एक्ट करता है एज ए स्टैंड बाय। तो अपने दोनों गेटवे कंबाइन करके एक सिंगल आईपी, वर्चुअल आईपी बना ली। ये वर्चुअल आईपी इन सारे कंप्यूटर्स के लिए एक्ट कर रही है एज अ डिफॉल्ट गेटवे। और जैसे आप ये कंबाइन करते हो, एक डिवाइस आपका कंसीडर होता है एज एक्टिव, दूसरा कंसीडर होता है एज अ स्टैंड बाय। तो ट्रैफिक आपकी एक्टिव डिवाइस से ही ट्रैवल करती है। तो ये सारे कंप्यूटर्स हैं, इनके लिए गेटवे कौन सा है, कि ट्रैफिक आपकी गेटवे 1 से जाए। और जैसे ही R1 आपका डाउन हुआ, ये स्टैंड बाय क्या बन गया, ये स्टैंड बाय बन गया एज अ एक्टिव राउटर। और ट्रैफिक ऑटोमेटिकली ट्रैफिक आपकी इधर से ट्रैवल करे। आपके लैंड कंप्यूटर्स को पता भी नहीं है कि इंटरनेट डाउन भी हुआ है कि नहीं। क्लियर है आपको मेरी बात डिम्पल। यस सर। सो ये इंप्लीमेंट करने के लिए हम HSRP, VRRP और GLBP प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं। तो कुछ थ्योरेटिकल पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद चलते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए। वेट। सो टॉपिक है आपका FHRP,
उसके अंदर हम प्रोटोकॉल डिस्कस कर रहे हैं, क्या? HSRP, VRRP एंड HSRP एंड GLPP। अगर इन प्रोटोकॉल्स को आप यूज कर रहे हो, ये दोनों प्रोटोकॉल सिस्को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, यानी इन प्रोटोकॉल को आप सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस पे यूज कर सकते हो। VRRP ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, यानी आपके पास एक सिस्को का राउटर है और दूसरा ज्यूनिपर का राउटर है, आप VRRP वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। HSRP वर्जन 1 आपका मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है 224.0.0.2, वर्जन 2 यूज करता है 224.0.0.102। GLBP आपका यूज करता है 224.0.0.102। ये तीनों प्रोटोकॉल यूडीपी पे काम करते हैं, यूडीपी पोर्ट नंबर यूडीपी पे काम करते हैं, यूडीपी HSRP काम करता है यूडीपी 1985, VRRP वर्क करता है यूडीपी 112 और GLBP वर्क करता है यूडीपी 3222। यहाँ पे टाइमर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। टाइमर्स टाइमर्स सो हेलो टाइमर और होल्ड डाउन टाइमर ये सेम होता है इन HSRP एंड इन GLBP। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक R1 राउटर है, एक R2 राउटर है। इन दोनों को कंबाइन करके आपने एक वर्चुअल आईपी क्रिएट किया। ये दोनों गेटवे को कंबाइन करके आपने एक वर्चुअल आईपी क्रिएट किया और आपने फॉर एग्जांपल HSRP यूज किया। तो यहाँ पे हेलो टाइमर क्या है आपका? 3 सेकेंड, और एंड होल्ड ऑन टाइमर 10 सेकेंड। यानी R1 जो एक्टिव राउटर है वो आपका हर 3 सेकेंड के बाद हेलो पैकेट भेज रहा है इस R2 को। हेलो मैं एक्टिव हूँ, हेलो मैं एक्टिव हूँ। सिंपल, क्लियर है मेरी बात? एक्टिव राउटर R1 R2 ये क्या एक्सचेंज कर रहे हैं? हेलो पैकेट। यहाँ पे होल्ड ऑन टाइमर क्या है आपका? 10 सेकेंड। होल्ड डाउन टाइमर आपका 10 सेकेंड का है। होल्ड डाउन टाइमर यहाँ पे क्या है? अगर आपका फॉर एग्जांपल ये राउटर एक्टिव है और ये राउटर स्टैंड बाय है, अगर एक्टिव राउटर आपका डाउन हुआ तो R2 कब तक वेट करेगा? R2 कब तक वेट कर R2 वेट करेगा फॉर 10 सेकेंड। फॉर 10 सेकेंड, अगर 10 सेकेंड के अंदर R1 फिर से अप हो गया तो अच्छी बात है। अदरवाइज आफ्टर 10 सेकेंड R2 अपने आप को चेंज करेगा इन एक्टिव राउटर और ट्रैफिक आपकी ऑटोमेटिकली एक्टिव राउटर से जा रही है। सो हेलो टाइमर और होल्ड डाउन टाइमर ये सेम होता है इन HSRP, इन GLP। VRRP का हेलो टाइमर क्या होता है? ओनली 1 सेकेंड। ये पॉइंट क्लियर है आपको, डिम्पल? नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या? इलेक्शन और राउटर रोल। इलेक्शन और राउटर रोल मैंने आपसे कहा था, HSRP के केस में एक राउटर आपका एक्ट करेगा एज अ एक्टिव और दूसरा एक्ट करेगा एज स्टैंड बाय। तो अगर मेरे पास दो राउटर्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास R1 एंड R2, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, R1 एंड R2। तो अगर आप HSRP प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हो तो यहाँ पे एक राउटर आपका एक्ट करेगा एज एक्टिव। मैं पहले राउटर रोल की बात कर रहा हूँ। एक राउटर एक्ट करेगा एज एक्टिव और दूसरा राउटर आपका एक्ट करेगा एज स्टैंड बाई। और अगर आपने और राउटर लगा के रखा हो, फॉर एग्जाम्पल आपने R3 भी लगा के रखा हुआ है, तो वो लिसनिंग स्टेट में बैठा रहता है। यानी एक राउटर एक्टिव होगा, एक स्टैंड बाई, बाकी जितने भी राउटर्स आप लगाओगे वो लिसनिंग स्टेट में बैठे रहते हैं। अगर आप VRRP प्रोटोकॉल के साथ काम कर रहे हो, VRRP केस में क्या होता है? VRRP केस में एक राउटर आपका एक्ट करता है एज अ मास्टर, इसे कहते हैं मास्टर। और दूसरे राउटर को क्या कहते हैं? बैकअप राउटर।
अगर आप जीएलबीपी में काम कर रहे हो, जिसे कहते हैं गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल, अगर आप जीएलबीपी के साथ काम कर रहे हो, जीएलबीपी केस में क्या होता है, गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल। अच्छा, आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि एचएसआरपी और वीआरआरपी प्रोटोकॉल में आप सिर्फ एक गेटवे को यूटिलाइज कर रहे हो। सिर्फ एक गेटवे को आप यूटिलाइज कर सकते हो। एक डिवाइस आपका एक्ट करेगा एज अ एक्टिव, या वो डिवाइस एक्ट करेगा एज अ मास्टर। बट जीएलबीपी को हम कहते हैं गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल, यानी अगर आपको सारे गेटवे को यूटिलाइज करना है तो आपको जीएलबीपी प्रोटोकॉल के साथ जाना चाहिए। जीएलबीपी प्रोटोकॉल के साथ जाना चाहिए। जीएलबीपी यहाँ पे R1, R2, R3। डिम्पल, आपको 1 मिनट रुकना है। डिम्पल, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हेलो। डिम्पल, बस 1 मिनट रुकिएगा आप, ठीक है? ओके। डिम्पल, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। सो इन जीएलबीपी को हम कहते हैं गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल। जीएलबीपी का बेनिफिट ये है कि आप सारे गेटवे डिवाइसेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। एचएसआरपी और वीआरआरपी के केस में क्या है कि आप सिर्फ एक गेटवे को यूटिलाइज कर सकते हैं। जीएलबीपी के केस में आप सारे गेटवे को यूटिलाइज कर सकते हैं। जीएलबीपी के केस में राउटर का रोल क्या होता है? जीएलबीपी के केस में एक राउटर आपका एक्ट करता है एज अ एवीजी राउटर, और वही राउटर आपका एक्ट करता है एज अ एवीएफ राउटर, एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर। सारे राउटर्स को हम यहाँ पे कहते हैं एवीएफ, एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर। एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्ड, बट एक राउटर आपका एक्ट करता है एज अ एवीजी। क्यों? जो भी राउटर आपका एक्ट करेगा एज अ एवीजी, वो आपका कंट्रोलर राउटर होगा। कंट्रोलर का मतलब सारा का सारा लोड आपका इस कंट्रोलर राउटर पे जाता है, और वो उस लोड को शेयर करता है विद अदर गेटवे डिवाइसेस। अदर गेटवे डिवाइसेस। सीसने ट्रेनिंग के अंदर हम लोग एचएसआरपी और वीआरआरपी प्रोटोकॉल पे काम करने वाले हैं। जीएलबीपी प्रोटोकॉल पे आपको डिस्कस करने को मिलेगा इन सीसीएन में। सिंपल, ओके। यस सर। मैं आपको यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ जीएलबीपी कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। एक राउटर आपका एवीजी राउटर होता है, वही राउटर आपका एवीएफ होता है, यानी एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर। जिस यस राउटर यस। को आप एवीजी राउटर आप बनाओगे, वो राउटर आपका कंट्रोलर राउटर होगा, यानी उस राउटर पे सारा लोड जाएगा, और फिर वो लोड शेयर करेगा अदर गेटवे डिवाइस के साथ। इसका मतलब आप सारे गेटवे को यूटिलाइज कर सकते हैं। पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये कैसे डिसाइड होगा कि एक राउटर आपका एक्टिव होगा, या एक राउटर आपका मास्टर होगा, या एक राउटर आपका एवीजी होगा। ये कैसे डिसाइड होगा? ये इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या, इलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले प्रायोरिटी वैल्यू सबसे पहले प्रायोरिटी वैल्यू चेक होती है। जिस राउटर की प्रायोरिटी वैल्यू हायर होगी, जिस राउटर की प्रायोरिटी वैल्यू हायर होगी, वो आपका कंसीडर होगा एज अ एक्टिव, एज अ मास्टर, एज अ एवीजी राउटर। फॉर डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू क्या होती है? डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू होती है 100। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया 125, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 110। तो इस राउटर का प्रायोरिटी वैल्यू क्या है, हायर है, तो ये आपका कंसीडर होगा एज अ एक्टिव। और अगर आपने दोनों डिवाइसेस पे प्रायोरिटी वैल्यू सेम रखी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी डिफॉल्ट चल रहा है 100, और यहाँ पे भी डिफॉल्ट चल रहा है क्या, 100। अगर दोनों पे प्रायोरिटी वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे टाई होगी प्रायोरिटी वैल्यू की। तो अगर प्रायोरिटी वैल्यू की टाई होती है, तो टाई ब्रेकर कौन होता है? टाई ब्रेकर होता है हाईएस्ट
आईपी एड्रेस, यानी फॉर एग्जांपल इस इंटरफेस पे आप आईपी यूज कर रहे हो 192.168.10.1, और यहाँ पे आप यूज कर रहे हो 192.168.10.5। तो R2 का आईपी एड्रेस क्या है, हाइयर है 10.5, तो ये आपका एक्ट करेगा एज अ एक्टिव राउटर, एज अ मास्टर राउटर। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो रहा होगा डिम्पल। यस। नाउ एक और पॉइंट हमें डिस्कस करना है, यहाँ पे प्रियम्पशन की टेक्निक होती है। यहाँ पे प्रियम्पशन की टेक्निक होती है, और प्रियम्पशन बाय डिफॉल्ट आपका डिसेबल होता है। प्रियम्पशन बाय डिफॉल्ट आपका डिसेबल होता है इन HSRP, इन GLPP। बाय डिफॉल्ट प्रियम्पशन क्या होता है, डिसेबल होता है। अगर प्रियम्पशन डिसेबल है तो इससे क्या होगा, और अगर इनेबल करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा। मैंने आपसे कहा बाय डिफॉल्ट HSRP और GLBP के केस में प्रियम्पशन डिसेबल होता है। तो अगर प्रियम्पशन डिसेबल है तो क्या होगा, पहले ये बात करते हैं। जैसे ये आपका एक्टिव राउटर है, और ये आपका स्टैंड बाय राउटर, आप HSRP में काम कर रहे हो। तो जैसे ही एक्टिव राउटर आपका डाउन होगा, स्टैंड बाय क्या बन जाएगा आपका, स्टैंड बाय बन जाएगा आपका एक्टिव। स्टैंड बाय क्या बन जाएगा आपका, एक्टिव राउटर। और अगर थोड़ी देर के बाद अगर ये आपका R1 फिर से अप हो गया, तो ये एक्टिव नहीं बनेगा। इस राउटर को आपने हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट करके रखा हुआ है, बट ये आपका एक्टिव नहीं बनेगा। ये आपका स्टैंड बाय या लिसनिंग स्टेट में बैठा रहेगा। ये प्रॉब्लम है अगर प्रियम्पशन आपने डिसेबल किया। अगर आपने प्रियम्पशन इनेबल किया तो बेनिफिट क्या होगा। अगर आपने प्रियम्पशन इनेबल किया है तो ये राउटर फॉर एग्जांपल आपका एक्टिव राउटर है, ये राउटर आपका स्टैंड बाय राउटर है। अगर एक्टिव राउटर डाउन हुआ, स्टैंड बाय क्या बन गया, एक्टिव, और थोड़ी देर के बाद अगर ये एक्टिव अप हो गया तो ये अगेन क्या बन जाएगा, एज अ एक्टिव राउटर अगेन। यानी अगर एक्टिव डाउन हुआ और फिर से अप हुआ, वो अगेन एक्टिव बन जाएगा अगर आपने प्रियम्पशन इनेबल किया। VRRP का बेनिफिट ये होता है कि प्रियम्पशन बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, आपको इनेबल नहीं करना होता। यहाँ पे ग्रुप वर्चुअल मैक एड्रेस है, तो आपने आपने यहाँ पे क्या किया, दो इंटरफेस आईपी को, गेटवे आईपी को कंबाइन करके एक आपने वर्चुअल आईपी बनाया। तो इस वर्चुअल आईपी का एक वर्चुअल मैक एड्रेस होगा। अगर आप HSRP प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो तो मैक एड्रेस स्टार्ट होगा 0C07 से। अगर आप VRRP यूज कर रहे हो तो मैक एड्रेस स्टार्ट होगा 555E00। और अगर आप GLPP प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो तो मैक एड्रेस स्टार्ट होगा 07B4। ये आपका थ्योरेटिकल डिस्कशन है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम आज नहीं करेंगे डिम्पल, ओके। इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम कल करते हैं, ओके। डिम्पल क्लियर है आपको ये पॉइंट। जी जी जी। लैब इसका हम लोग कल करते हैं, ठीक है। जी HSRP VRRP तो हम कल CCNA की ट्रेनिंग को फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। जी। और हो गया, ये एक बार स्टॉप करेंगे क्या रिकॉर्डिंग?